राहुल, जो बिहार के एक छोटे से गांव से आया, जिसे घर वालों ने बचपन से ही एक मंत्र सिखाया था, बेटा एक बार सरकारी नौकरी लग गई ना तो जिंदगी सेट है। आज राहुल को दिल्ली के इस छोटे से कमरे में पूरे 4 साल हो गए हैं। उसकी दुनिया इस 8x8 के कमरे में और एक यूपीएससी के सिलेबस के बीच सिमट के रह गई है। राहुल अकेला नहीं है, उसके जैसे 13 लाख लोग हर साल एक ही रेस में दौड़ते हैं। पर क्या आपको पता है, इनमें से 99.2% लोग कभी फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। ये रेस सिर्फ मेहनत की नहीं है, ये रेस है ऑब्सेशन की। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े एड्स आपको दिखाते हैं सिलेक्शन का शॉर्टकट, पर वो आपको ये नहीं बताते कि ये इंडस्ट्री 30,000 करोड़ रुपए की है, जो आपकी उम्मीद पर टिकी है। एक एवरेज एस्पिरेंट अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव 5 साल इस एग्जाम को देता है। 21 से 26 साल की वो उम्र जहाँ दुनिया नए करियर बनाती है, वहाँ हमारे देश का सबसे तेज दिमाग हिस्ट्री की डेट्स और पॉलिसीज के आर्टिकल याद कर रहा होता है। राहुल की माँ ने अपने गहने बेचे हैं उसकी कोचिंग की 2 लाख की फीस भरने के लिए। अब ये सिर्फ राहुल का सपना नहीं है, ये पूरे खानदान का फाइनेंशियल एग्जिट प्लान बन चुका है। इसी को कहते हैं सक कॉस्ट फैलेसी। आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है कि अब आप पीछे नहीं हट सकते, चाहे रास्ता मौत की तरफ ही क्यों ना जा रहा हो। 16 अप्रैल का दिन रिजल्ट आता है। एक पीडीएफ फाइल में 800 नाम होते हैं, लेकिन उन 12,99,200 लोगों का क्या जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। राहुल का नाम भी उस लिस्ट में नहीं है। उसके 5 साल, उसके पिता की रिटायरमेंट की पूंजी और उसकी माँ का भरोसा एक पल में जीरो हो गया। आज राहुल 27 साल का है। उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कॉर्पोरेट स्किल नहीं है और सीवी पर 5 साल का गैप्स है। इंडस्ट्री उसे अनएम्प्लॉयबल मानती है और समाज उसे फेलियर। यही है वो डार्क ट्रूथ। एक ऐसा एग्जाम जो देश को 800 अफसर तो दे देता है, पर हर साल लाखों जिंदा लाशें भी पैदा करता है, जो ना जीत पाते हैं ना हार कर कहीं और जा पाते हैं। मैं हूँ आशीष और आज हम यूपीएससी की उस चौखट के पीछे जाएंगे जहाँ कैमरे की लाइट नहीं पहुँचती। आज बात होगी उनकी जिन्हें रिजेक्ट करके भुला दिया गया है। किस्सा शुरू होता है आज से लगभग 170 साल पहले, जब 1854 में लॉर्ड मैक्यूली की एक रिपोर्ट आती है जो भारत के एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देती है। अंग्रेजों को भारत पर राज करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो खून और रंग से हिंदुस्तानी हो, पर पसंद और दिमाग से अंग्रेज। इसलिए जन्म हुआ इंपीरियल सिविल सर्विसेज ICS का। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। शुरुआत में ये एग्जाम सिर्फ लंदन में होता था और सिलेबस लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में रहता था। एक आम हिंदुस्तानी के लिए ये दीवार इतनी ऊंची थी कि इसे पार करना नामुमकिन था। फिर भी 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इसे क्रैक करके दिखाया। वहीं से हमारे दिमाग में एक बीज बोया गया कि सरकारी अफसर बनना ही असली ताकत है। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक ICS ऑफिसर के पास वो पावर थी जो एक राजा के पास भी नहीं होती थी। वो कानून बनाता था, कानून तोड़ता था और पूरे जिले का भगवान होता था। हमारी सरकारी नौकरी की भूख देश प्रेम से नहीं, बल्कि उस पावर और स्टेटस से पैदा हुई जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करने के लिए बनाई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। हमें लगा कि सिस्टम बदलेगा, सिस्टम ने सिर्फ अपना रंग बदला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को देश का स्टील फ्रेम कहा, क्योंकि बिखरे हुए भारत को जोड़ने के लिए एक मजबूत ढांचा चाहिए था। पर समाज के लिए सरकारी नौकरी का मतलब बदल गया। आजाद भारत में जॉब्स कम थी, गरीबी ज्यादा। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब का मतलब था एक पक्का घर, हर महीने एक फिक्स सैलरी और सबसे बड़ा डाउरी का इंसेंटिव। 1950 से 60 के दौर में अगर आपके पास सरकारी नौकरी थी तो आप स्पेशल थे। आपके पास पेंशन थी जो उस वक्त लाइफ इंश्योरेंस जैसा था। एक आम आदमी के लिए प्राइवेट सेक्टर तब तक अनसर्टेन और बनिया के व्यापार माना जाता था। यहाँ से शुरू हुआ सोशल वैलिडेशन का खेल। बेटे की शादी करनी है, लड़का सरकारी होना चाहिए। मोहल्ले में इज्जत चाहिए, बेटा IAS होना चाहिए। हमने सर्विस को स्टेटस से रिप्लेस कर दिया। फिर 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली, प्राइवेट कंपनीज आई, MNC आई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बाढ़ आई। हमें लगा कि अब सरकारी नौकरी का क्रेज खत्म होगा, पर हैरानी की बात यह है कि क्रेज और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आता है जॉब सिक्योरिटी का वो डर। जब 2008 का ग्लोबल रिसेशन आया, 2020 में लॉकडाउन लगा, तब दुनिया ने देखा कि प्राइवेट जॉब्स कांच की तरह टूट सकती है, पर सरकारी नौकरी वो अमृत है जो कभी खत्म नहीं होता। इस दौर में यूपीएससी और स्टेट PCS ने अपना सिलेबस बदला, पर लोगों की मानसिकता वही रही। आज जब एक PhD होल्डर 50,000 पियून की वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है
तो वो उसकी काबिलियत की हार नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी की नाकामी है, जो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में इज्जत और सिक्योरिटी नहीं दे पाई। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक फेज की, मॉडर्न डे। आज का राइज हिस्ट्री की वजह से नहीं, बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से है। वो आईएएस एंट्री वीडियोस, स्लो मोशन में गाड़ी से उतरता एक ऑफिसर, पीछे बैकग्राउंड में देश रंगीला गाना बज रहा है और हजारों लोग सलाम ठोक रहे हैं। इन वीडियोस ने यूपीएससी को एक जॉब नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस बना दिया है। एस्पिरेंट्स को ये नहीं दिखाया जाता कि एक ऑफिसर को कितनी फाइल्स दबानी पड़ती है या कितना पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है। उन्हें सिर्फ दिखाया जाता है पावर। अगर फैक्ट्स की बात करें तो 2023 से 24 में यूपीएससी के लिए लगभग 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसका सक्सेस रेट 0.007% था। इसका मतलब आपके लॉटरी जीतने का चांसेस यूपीएससी क्लियर करने से ज्यादा है। लेकिन फिर भी हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने राइज ऑफ अ ड्रीम नहीं देखा, राइज ऑफ एन इल्यूजन देखा है। हमने एक एग्जाम को धर्म बना दिया है और कोचिंग इंस्टीट्यूट को उसका मंदिर। और इसी ड्रीम के अंधेरे कोने में पनपता है हमारा अगला चैप्टर, जहाँ ये ऑब्सेशन बन जाता है एक काला डिप्रेशन। हिस्ट्री ने हमें पावर दी, सोसाइटी ने हमें लालच दिया और सोशल मीडिया ने हमें अंधा कर दिया। लेकिन इस चक्रव्यूह में फंसे राहुल जैसे लाखों युवाओं के मन में आखिर चलता क्या होगा जब वो बार बार एक ही एग्जाम को फेल करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे सरकारी नौकरी एक सपना बनी, पर जब सपना जुनून बनता है तो वो अक्सर एक जेल बन जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है टनल विजन। जब आप एक पहाड़ की चोटी को देख रहे होते हैं तो आपको नीचे की खाई नहीं दिखती। एक एस्पिरेंट के लिए उसका गोल ही उसकी पूरी पहचान बन जाता है। राहुल, जो पिछले 3 साल से किसी दोस्त से नहीं मिला, जिसने अपनी बहन की शादी में सिर्फ 2 दिन दिए और जिसने अपने फोन से सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दिए, उसने सोचा था कि ये सैक्रिफाइसेस उसे टॉपर बनाएंगे, पर धीरे धीरे ये सैक्रिफाइसेस उसे अकेला करने लगे। एक सर्वे के मुताबिक 60% यूपीएससी एस्पिरेंट्स सोशल आइसोलेशन का शिकार होते हैं। उनका पीयर ग्रुप ही उनका कंपटीशन है। जब आपका पीयर ग्रुप ही आपका कंपटीशन हो तो आप उससे दिल की बात कैसे करेंगे जिसको आपको हराना है। यहीं से शुरू होता है वो दिमागी अंधेरा जिसे हम प्रिपरेशन का नाम दे देते हैं। अब एंटर्स द विलन ऑफ आवर स्टोरी, द कोचिंग माफिया। इनका बिजनेस मॉडल सक्सेस पर नहीं, फेलियर पर टिका है। सोचिए, अगर कोई पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर दे तो कोचिंग की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये इंस्टीट्यूट एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो क्रिएट करते हैं। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली तो आप पीछे छूट जाएंगे। इन चमकते हुए एसी रूम्स के पीछे की सच्चाई क्या है? एक बैच में 500 से 700 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं। टीचर को आखिरी बेंच वाला बच्चा दिखाई तक नहीं देता। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही टॉपर की फोटो कैसे लगाता है? इसे कहते हैं टॉपर बाइंग। एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नाम पर बच्चों के नाम रजिस्टर किए जाते हैं और सिलेक्शन के बाद उसे हमारे स्टूडेंट बताकर नए 13 लाख बच्चों को जाल में फंसाया जाता है। जब एक एस्पिरेंट फेल होता है तो कोचिंग उसे कहता है आपने मेहनत कम की। वो कभी ये नहीं कहता कि सीट ही 800 से 1000 थी और एस्पिरेंट 13 लाख। ये पर्सनल फेलियर का बोझ एस्पिरेंट के दिमाग को तोड़ देता है। और सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी यूपीएससी की कीमत चुकाता है। 12 से 14 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठना, सस्ती मैस का खाना खाना और धूप से दूर रहना, ये विटामिन की कमी नहीं, जिंदगी की कमी पैदा करता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पिछले 1 दशक में एक्सट्रीम स्टेप्स के ग्राफ 70% बढ़े हैं। कोटा, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर ये सिर्फ एक एजुकेशन हब नहीं है, ये प्रेशर कुकर है। जब राहुल ने अपना तीसरा अटेम्प्ट फेल किया तो उसे एंजाइटी अटैक आने लगे। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे बंद आंखों में भी मेंस के आंसर दिखते थे। उसे लगता था कि अगर वो सो गया तो कोई और उससे आगे निकल जाएगा। इसे कहते हैं एकेडमिक बर्नआउट। आपका दिमाग एक इंजन की तरह ओवरहीट हो जाता है, पर आप उसे ठंडा होने का वक्त ही नहीं देते क्योंकि कैलेंडर भाग रहा है। अब आती है सबसे डरावनी स्टेज, द 4th एंड 5th अटेम्प्ट। राहुल को पता है कि उसका करियर थम सा गया है। उसके दोस्त कॉर्पोरेट में मैनेजर बन गए हैं, उसके पास गाड़ी है, घर है, पर राहुल पीछे नहीं मुड़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो आज छोड़ देगा तो उसके पिछले 5 साल वेस्ट कहलाएंगे। वो डर कि मैंने इतना वक्त दिया और मिला कुछ नहीं, उसे एक और अटेम्प्ट देने पर मजबूर करता है। पर सच ये है कि यूपीएससी कोई लॉटरी नहीं है, ये एक रूथलेसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ मेहनत से ज्यादा एलिमिनेशन का खेल होता है। राहुल अब डिप्रेशन के उस फेज में है जहाँ उसे लगता है कि आईएएस नहीं तो कुछ नहीं। उसका वजूद उसकी रैंक से जुड़ गया है और जब रैंक नहीं आती तो वजूद खत्म हो जाता है।
पिछले 2 चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे एक सपना दलदल बन गया, पर असली डार्क ट्रूथ तब शुरू होता है जब ये दलदल सूख जाता है और आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए राहुल को, आज वो 31 साल का है। उसके हाथ में कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, पर हाथ में एक डिग्री है जो 10 साल पुरानी हो चुकी है। जब राहुल इंटरव्यू देने जाता है तो एचआर का पहला सवाल होता है, व्हाट डिड यू डू इन दिस 6 years? राहुल के पास जवाब है, मैंने लक्ष्मीकांत रेड्डी, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, मैंने आंसर राइटिंग की। पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ये सब जीरो है। उन्हें नॉलेज नहीं, स्किल्स चाहिए। इंडिया में हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी के चक्रव्यूह से रिजेक्टेड होकर बाहर निकलते हैं। इनमें से 80% के पास कोई प्लान बी नहीं होता। इसे कहते हैं स्किल डिवैल्यूएशन। आपका दिमाग तो तेज है, पर आपकी मार्केट वैल्यू 0 हो चुकी है। भारत में फेल्ड एस्पिरेंट होना एक गाली जैसा है। जो रिश्तेदार कल तक कहते थे हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, आज पीठ पीछे हंसते हैं। राहुल के लिए घर जाना एक सजा बन गया है। शादियों में लोग पूछते हैं, और बेटा अब क्या प्लान है? ये सवाल नहीं, एक खंजर है। एक स्टडी के मुताबिक 40% एस्पिरेंट्स ट्रांजैक्शन फेज में क्रॉनिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आईएएस नहीं बने तो वो किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हमने सरकारी नौकरी को सक्सेस और प्राइवेट जॉब को मजबूरी मान लिया है, जबकि असलियत ये है कि इंडिया की जीडीपी में 80% से ज्यादा योगदान प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योर्स का है। हमने देश सेवा का मतलब सिर्फ एक कुर्सी पर बैठना समझ लिया है। अब कहानी में थोड़ा उजाला लाते हैं। क्या राहुल की जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, रियलिटी चेक ये है कि जो दिमाग यूपीएससी के लिए 15 घंटे पढ़ सकता है, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अनलर्निंग की। एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि यूपीएससी ने उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग दी है, एनालिसिस सिखाया है। आजकल के दौर में बहुत सारे नए रास्ते हैं, पब्लिक पॉलिसी एंड थिंक टैंक्स, जहाँ आपकी यूपीएससी के नॉलेज असली काम आती है। कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस एंड रिस्क एनालिसिस, जहाँ एक्स एस्पिरेंट्स की बहुत डिमांड है। कंटेंट इकोनॉमी, एजुकेशन स्टार्टअप्स में करिकुलम डिजाइन करना। कई ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में फेल हुए पर आज बड़ी बड़ी एमएनसी के वीपी हैं या खुद के 100 करोड़ के स्टार्टअप्स चला रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को अपनी मंजिल नहीं बल्कि एक लर्निंग फेज माना। हमने इस वीडियो में एक लंबी यात्रा की है, मैक्यूली के आईसीएस से लेकर राहुल के टूटे हुए सपने तक। असली डार्क ट्रूथ यूपीएससी एग्जाम नहीं है, असली डार्क ट्रूथ हमारी वो सोच है जो एक 22 साल के युवा को ये यकीन दिलाती है कि आईएएस नहीं तो जिंदगी बेकार है। हमें सिस्टम बदलने से पहले अपनी डेफिनेशन बदलनी होगी। सक्सेस कोई एग्जाम क्लियर करना नहीं है, सक्सेस है अपने हुनर को देश की प्रगति में लगाना, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, एक स्कूल हो या एक कॉर्पोरेट ऑफिस। राहुल ने आज एक छोटा सा पॉलिसी रिसर्च फर्म ज्वाइन किया है। वो अब कलेक्टर नहीं है, पर अब वो खुश है, क्योंकि उसने उस अंधेरी टनल से बाहर निकलकर सूरज देख लिया है। यूपीएससी की तैयारी करना कोई गलती नहीं है, पर उस तैयारी में अपनी जिंदगी खो देना गलती है। देश को अफसर चाहिए, पर देश को उससे कई ज्यादा जिंदा और खुशहाल युवा चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, आपकी किस्मत एक पीडीएफ लिस्ट में आपके रोल नंबर से तय नहीं होती, आप उससे कई बड़े हैं। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो किसी एक एस्पिरेंट की दिमागी उलझन को सुलझा सके तो हमारी मेहनत सफल होगी। इस मैसेज को उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो आज अंधेरे कमरों में बंद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।